साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। 69th बीपीएससी के लिए हम लोग सेट प्रैक्टिस की सीरीज़ शुरू किए थे, जिसमें पहला सेट प्रैक्टिस आस्था आईएएस के सेट प्रैक्टिस को हमने कवर करा दिया है। आज हम लोग इडुटेरिया का जो सेट प्रैक्टिस है, क्लास टेस्ट है, उसको आज हम लोग देखेंगे। ये पहला इडुटेरिया का सेट प्रैक्टिस है। इससे पहले सिर्फ आस्था आईएएस का जो सेट प्रैक्टिस है उसको कवर किया गया है। तो अगर आप इसको नहीं देखे हैं तो इसको जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट से जाके इसको देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सेट को, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5वीं-6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय हुआ था। अगर बात करें हम लोग कि बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा की, तो इसका जो उद्भव था, बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र के प्रभाव बढ़ने के कारण, ध्यान रखिएगा कि तंत्र मंत्र का जो प्रभाव बढ़ने लगा बौद्ध धर्म में, उसी के कारण इस वज्रयान शाखा का उदय हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, शुद्ध दैतवाद। ये शुद्ध दैतवाद मत के संस्थापक निम्न में से कौन थे। तो शुद्ध दैतवाद जो है वो वल्लभाचार्य, इसको ध्यान रखिएगा बिल्कुल। ये दैतवाद, शुद्ध दैतवाद, विशिष्ट दैतवाद, अदैतवाद, ये सब बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। तो यहाँ अभी शुद्ध दैतवाद पूछा गया है, तो इस मत के जो संस्थापक थे वो वल्लभाचार्य थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। अगर माधवाचार्य की हम लोग बात करें तो माधवाचार्य ने दैतवाद की स्थापना की थी। दैतवाद की स्थापना की थी शंकराचार्य के द्वारा अदैतवाद का स्थापना किया गया था। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी के द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में हड़ताल पूरे देश में किया गया था। अगर बात करें रॉलेट एक्ट की, तो यह 1919, इसको भी ध्यान रखिएगा कि वर्ष 1919 में आया था। और ये जो था वो अराजक, ध्यान रखिएगा कि अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम था। इसको ध्यान रखिएगा कि क्रांतिकारी अपराध अधिनियम था। इस अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी जुर्म के, बिना किसी अपराध के उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। और इसी को रॉलेट एक्ट को ही बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का ये एक्ट था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 6 अप्रैल 1919 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा कि हमारे मस्तक भगत सिंह की देशभक्ति, साहस, भारतीय जनता के प्रति प्रेम तथा बलिदान के आगे झुक जाते हैं। भगत सिंह के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया था। तो ये जो कथन है कि हमारे मस्तक भगत सिंह की देशभक्ति, साहस, भारतीय जनता के प्रति प्रेम तथा बलिदान के आगे झुक जाते हैं, ये कथन जो था वो महात्मा गांधी के द्वारा भगत सिंह के संदर्भ में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा कि निम्न में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था। तो ये जो अश्विनी कुमार दत्त हैं, अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस की वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था। वहीं हम बात करें लॉर्ड डॉफरिन की, तो लॉर्ड डॉफरिन ने कांग्रेस को केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व कहा था। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा कि निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी। ये पूछ रहा है कि किस क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त जो थी उसकी प्रथा प्रचलित नहीं थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब के क्षेत्रों में अस्थाई बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी। अगर बात करें कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था थी, जिसमें पहला था अस्थाई बंदोबस्त, इसको ध्यान रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त। दूसरा था रैयतवाड़ी और तीसरा जो था वो था महालवाड़ी।
तो ये जो तीनों था, तो इसका हम लोग प्रतिशत भी देख लेते हैं कि कितने प्रतिशत भाग पर था। तो अस्थाई बंदोबस्त जो था ना 19% भाग पर भारत में लागू था, और रैयतवाड़ी ये सर्वाधिक था, 51% भाग पर था, और महालवाड़ी जो था वो 30% भाग पर ये लागू किया गया था। तो इसमें अस्थाई बंदोबस्त जो था वो था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत। इसको भी ध्यान रखिएगा कि बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत जो अभी का उत्तर प्रदेश है उसमें ये लागू था। जबकि अगर रैयतवाड़ी की हम लोग बात करें तो रैयतवाड़ी जो था वो मद्रास, मुंबई, असम के कुछ भागों में लागू था। महालवाड़ी व्यवस्था जो था वो मध्य प्रांत, ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में यह महालवाड़ी व्यवस्था लागू था। ये पंजाब में महालवाड़ी व्यवस्था जो था वो पंजाब में भी लागू था। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां कि निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेतों के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर बात करें हड़प्पा स्थल की, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो थी वो 1921 में दयाराम साहनी, ध्यान रखिएगा कि दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और ये जो सभ्यता थी वो रावी नदी के तट पर थी। ये हड़प्पा स्थल जो था वो रावी नदी के तट पर स्थित था। अगर वहीं हम लोग बात करें कालीबंगा की, तो कालीबंगा जो थी वो राजस्थान, ध्यान रखिएगा कि राजस्थान में घग्घर नदी, ये पूछा जाता है, घग्घर नदी के तट पर यह कालीबंगा जो था स्थित था, और यहीं से जोते हुए खेत के निशान प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। तो ये आपको पता होगा कि गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1931, 1930 और 1932 में हुआ था, जिसमें गांधी जी ने सिर्फ एक दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, बाकी तीसरे और प्रथम में भाग नहीं लिया था। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी, उपयुक्त में से एक से अधिक में भाग नहीं लिया था। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, क्रिप्स मिशन के संदर्भ में कांग्रेस की क्या आपत्तियां थी। तो क्रिप्स मिशन के संदर्भ में जो कांग्रेस की आपत्तियां थी, आइए उसको हम लोग देखते हैं। इसमें पहला जो कह रहा है कि डोमिनियन स्टेट, तो डोमिनियन स्टेट ये भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। तो ये आपत्तियां थी। भारत की जो मांग थी वो पूर्ण स्वतंत्र देश की मांग थी, जबकि अंग्रेजों के द्वारा या क्रिप्स मिशन के द्वारा इसे डोमिनियन स्टेट बनाने की बात कही गई थी। दूसरा थी कि प्रांतों को संघ से पृथक का अधिकार दिया गया था। तो ये भी आपत्तियां थी, क्योंकि अगर प्रांतों को संघ से पृथक का अधिकार दे दिया जाएगा तो न जाने कितने भागों में हर एक प्रांत बोलेगा कि हम अपना अलग देश बनाएंगे, हम अपना अलग संघ बनाएंगे। तो ये भी जो थी वो क्रिप्स मिशन की आपत्तियां थी। नेक्स्ट था कि गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता बनाए रखने का प्रावधान। इसमें भारत को जो स्वतंत्र करने के बजाय इसमें गवर्नर जनरल जो था वो सर्वोच्च रखा जाएगा। तो ये भी जो था वो आपत्तियां थी। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तीनों जो थी वो क्रिप्स मिशन की आपत्तियां थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है 10वां कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था। ये पूछ रहा है कि मुगल साम्राज्य में कौन सा यात्री नहीं आया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस जो था यात्री वो विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के समय में ये आया था डोमिंगो पायस। अगर बर्नियर की हम लोग बात करें तो बर्नियर जो था वो शाहजहां के काल में आया था। ये मुगल शासक शाहजहां के काल में आया था। और अगर हम लोग सर थॉमस रो की बात करें तो ये जहांगीर के काल में आया था। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डोमिंगो पायस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वो कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जिसने अपनी आत्मकथा को लिखा है। इसकी आत्मकथा जो है वो है फतुहात। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछता है कि ये किसकी आत्मकथा है। तो फतुहात ए फिरोज
शाही, ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो शासक था वो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। एक तरफ लेखक दिया है, दूसरी तरफ ग्रंथ दिया है। ऑप्शन ए कह रहा है कौटिल्य, तो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई, तो ए का हो जाएगा 4। बी कह रहा है सोमदेव, तो सोमदेव के द्वारा जो है वो कथा सरित सागर, ध्यान रखिएगा कि कथा सरित सागर की रचना की गई, तो इसलिए बी का हो जाएगा 2। सी कह रहा है जयदेव के द्वारा गीत गोविंद की रचना की गई है, तो सी का हो जाएगा 3। और डी कह रहा है कि भद्रबाहु, तो भद्रबाहु कल्प सूत्र के रचनाकार हैं, तो डी का हो जाएगा 1। तो 4 2 3 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कहाँ है, 4 2 3 1, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम कौन सा है। तो ये सहायक संधि जो है इसको बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहला तो ये सहायक संधि की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो शुरुआत थी वो ब्लेजली, ध्यान रखिएगा कि ब्लेजली के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। और सहायक संधि को जो राज्य स्वीकार किए थे तो प्रथम स्थान पर यह भी ध्यान रखिएगा कि पूछता है कि पहला राज्य कौन है जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था, तो वो हैदराबाद था। इसको भी ध्यान रखिएगा, हैदराबाद के द्वारा इसको सर्वप्रथम स्वीकार किया गया था 1798 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हैदराबाद, मैसूर और पेशवा। हैदराबाद 1798 में किया था, मैसूर ने 1799, ध्यान रखिएगा कि मैसूर 1799, और पेशवा जो था वो 1802 में, पेशवा के द्वारा 1802 में सहायक संधि की स्वीकार किया गया था 1802। ये क्रम भी और ये सन भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 देवपाड़ा अभिलेख का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से है। तो देवपाड़ा जो अभिलेख है उसका संबंध सेन वंशीय शासक विजय सेन से है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो विजय सेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। वहीं अगर बात करें पहले शिलालेख में, तो पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, ध्यान रखिएगा इसको भी कि पशु बलि की निंदा की गई है। नेक्स्ट अगर दूसरे शिलालेख की हम लोग बात करें तो दूसरे शिलालेख में मनुष्य एवं पशु दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था, इसको भी ध्यान रखिएगा कि चिकित्सा व्यवस्था के लिए बात कही गई है, तो ये दूसरा शिलालेख हो गया। अगर हम लोग बात करें अशोक के अभिलेखों की, तो अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शिलालेख, दूसरा है वो है स्तंभलेख, और तीसरा जो है वो है गुहालेख या गुफालेख है। तो ये 3 भागों में बांटा गया है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों की जो खोज थी वो टिफलेंथर के द्वारा 1750 में, इसको भी ध्यान रखिएगा कि 1750 में टिफलेंथर के द्वारा किया गया था। बात करें कि अशोक के शिलालेखों में उसका जो नाम वर्णित है वो किन किन शिलालेखों में वर्णित है, तो वो 4 शिलालेखों में वर्णित है, उसको भी ध्यान रखिएगा। मास्की शिलालेख में वर्णित है। दूसरा जो है वो है गुर्जरा में वर्णित है। तीसरा जो है वो नेत्तुर में वर्णित है, और चौथा जो है उद्गोलन। ये चारों जो शिलालेख हैं इनमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 16 जलियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को किस वर्ष प्रकाशित की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1920। आपको पता होगा कि जलियांवाला बाग जो है वो 1919 में हुआ था, और इसकी जो रिपोर्ट थी हंटर कमेटी इसकी जांच के लिए गठित किया गया था, और इसका रिपोर्ट जो था इसका प्रतिवेदन 1920 में समर्पित किया गया था, प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 यूनानी शासक मिनांडर को पराजित निम्न में से किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग ने यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। 1906 में निम्नलिखित में से किस रियासत ने अपने पूरे राज्य में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बड़ौदा ने 1906 में पूरी रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को शुरू किया था, जिसमें 7 से, ध्यान रखिएगा कि 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। अगर बात करें व्यक्तिगत सत्याग्रह की तो इसकी शुरुआत अक्टूबर, ध्यान रखिएगा कि अक्टूबर 1940 में किया गया था, और इसमें पहले सत्याग्रही जो थे वो विनोबा भावे थे, विनोबा भावे थे। और दूसरे सत्याग्रही जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे सत्याग्रही थे। और एक बार बीपीएससी ने तीसरा सत्याग्रही पूछ लिया, वो जो थे वो ब्रह्मदत्त थे। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ब्रह्मदत्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। गंधार कला शैली एक सांझी कला का उदाहरण है। गंधार कला शैली जो है वो किस सांझी कला का उदाहरण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भारतीय और यूनानी कला दोनों की सांझी कला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो कांचीपुरम जो थी वो पल्लवों की राजधानी थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्लवों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि शूद्रों को अछूत माना जाता था, तो ये गलत है, शूद्रों को अछूत नहीं माना जाता। अछूत की जो अवधारणा है वो वैदिक काल के बाद आई थी, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि सभी वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पर होने लगा था, तो ये बिल्कुल सही है। सभी वर्गों का जो निर्धारण था वो वैदिक काल के अंत आते आते जन्म के आधार पर होने लगा था, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ कराने का अधिकार प्राप्त था, तो ये भी बिल्कुल सही है, दोनों को यज्ञ कराने का अधिकार प्राप्त हो गया था। तो इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3 ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। कह रहा है कि दारा सिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन एक कह रहा है कि उसने गीता का फारसी अनुवाद कराया था, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। दारा सिको जो था वो स्वभाव से विद्वान और सूफी था और उसी ने गीता का फारसी अनुवाद कराया था, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि उसने वेदों को दिव्य ग्रंथ की संज्ञा दी थी, तो ये बिल्कुल सही है। दारा सिको ने वेदों का संकलन भी कराया था और वेदों को दिव्य ग्रंथ की संज्ञा दी थी, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो 1761 में हुआ था। 1761 में लड़ा गया था। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था, जिसमें मराठों की पराजय हुई थी। पानीपत का तीसरे युद्ध का जो नेतृत्व था वो पेशवा बालाजी बाजीराव का चचेरा भाई ध्यान रखिएगा कि सदाशिव राव भाऊ और पेशवा के पुत्र जो था वो विश्वास राव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। अरुविपुरम आंदोलन एझावा आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? ये पूछ रहा है कि अरुविपुरम आंदोलन, जिसे एझावा आंदोलन भी कहा जाता है, वो कहाँ हुआ था? तो ये जो आंदोलन था वो केरल में हुआ था। अगर बात करें एझावा की तो एझावा जो है वो केरल की एक जाति है और इसी के द्वारा 1888 में यह आंदोलन शुरू किया गया था और यह एक धार्मिक आंदोलन था और इसका जो नेतृत्व था वो श्री नारायण गुरु के द्वारा किया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा कि श्री नारायण गुरु के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था और इन्हीं के द्वारा एझावा आंदोलन में एक जाति, ध्यान रखिएगा ये पूछा जाता है कि एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा एझावा आंदोलन में दिया गया था, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
26 भारत सचिव पद निम्नलिखित में से किसके माध्यम से बनाया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1858 में भारत सचिव के पद का सृजन किया गया था। और ये जो भारत सचिव जो होता था वो अनिवार्य रूप से ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का कोई सदस्य होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, मोडो लिपि का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मराठों के अभिलेखों में मोडी लिपि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, 1776 में बंगाल में हुए फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फकीर विद्रोह का जो नेतृत्व था वो चिराग अली और मजनू शाह के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, कांग्रेस के किस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1923 काकीनाडा अधिवेशन में अखिल भारतीय, ध्यान रखिएगा कि अखिल भारतीय खादी बोर्ड की जो स्थापना है वो 1923 काकीनाडा अधिवेशन में किया गया था। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो मोहम्मद अली जौहर थे। इसको भी ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद अली जौहर थे और इसी अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, 1857 की क्रांति के समय द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक मेहता। अशोक मेहता के द्वारा 1857 की क्रांति के संबंध में द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो ये धन विधेयक के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से लोकसभा में, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और जब लोकसभा से इसे पास करके राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए इसे रोक सकती है, या तो उसे स्वीकृति देगी या 14 दिन में इसको वापस करके पुनः लोकसभा में भेज देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, भारतीय संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसकी पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 के हुई थी, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्य उपस्थित नहीं हुए थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। ये कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान की व्याख्या के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो ये बिल्कुल सही है। प्रस्तावना संविधान की व्याख्या के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां भी संविधान की भाषा अस्पष्ट है वहां प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के आशय को समझाने में सहायक है, तो ये बिल्कुल कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्य सरकार द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जाने पर इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है। तीसरा कह रहा है कि प्रस्तावना सरकार की शासन संचालन की दिशा को इंगित करती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। प्रस्तावना जो है वो सरकार की शासन संचालन की दिशा को इंगित करती है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का क्या है? यहाँ ना फेडरेशन होगा, ना ग्रुप होगा, ना कन्फेडरेशन होगा, यहाँ डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यूनियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित में से किस आधार पर राज्यों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर युक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्राप्त है? तो ऑप्शन ए कह रहा है लोक व्यवस्था, तो ये बिल्कुल सही है। बी कह रहा है कि विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, तो ये भी सही है। सी कह रहा है न्यायालय की अवमानना, तो ये भी सही है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर बात करें संविधान के अनुच्छेद 19(2) आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत राज्य को कुछ आधारों पर वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर युक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्राप्त है। ये जो आधार है उसमें भारत की संप्रभुता और अखंडता है, राज्य की सुरक्षा है, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध भी है, इसमें लोक व्यवस्था भी है, शिष्टाचार अथवा सदाचार भी है, न्यायालय की अवमानना या मानहानि भी है, अपराध या उद्दीपन के संबंध में भी
राज्य चाहे तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य पूछ रहा है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि पहला कह रहा है कि अस्पृश्यता का निवारण। तो ये अस्पृश्यता का जो निवारण है वो मूल अधिकार है, कर्तव्य नहीं है। ये अनुच्छेद 17 में वर्णित है और ये मूल अधिकार है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रचलित कुप्रथाओं का परित्याग, तो ये मूल कर्तव्य है, ये मौलिक कर्तव्य है। तीसरा है कि उपाधियों का अंत, तो ये उपाधियों का जो अंत है ये मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार में वर्णित है उपाधियों का अंत। चौथा कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षक और संवर्धन, तो ये मूल कर्तव्य है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 4, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। पूछ रहा है कि राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों का सत्र आह्वान करने, तो ये बिल्कुल सही है, ये प्राप्त है। तीसरा कह रहा है कि संसद के सत्र का सत्रावसान, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, तो ये भी सही है। तीसरा सी कह रहा है कि संसद का स्थगन, तो संसद के स्थगन का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। संसद के स्थगन, संसद की बैठकों का स्थगन निर्णय लोकसभा के संदर्भ में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के संदर्भ में राज्यसभा के सभापति के द्वारा लिया जाता है, और ये जो है वो राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, कैबिनेट सचिवालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि कैबिनेट सचिवालय का अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि कैबिनेट सचिवालय का उद्यम ब्रिटिश शासन के काल में हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। कैबिनेट सचिवालय का जो उद्गम है वो ब्रिटिश काल में हुआ है। तीसरा है कि कैबिनेट की कुशलता भी कैबिनेट सचिवालय के कार्य पर निर्भर करती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीनों सही है, 1, 2 और 3 तीनों सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के लाने की संकल्पना प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, निम्नलिखित में से कौन से विशेषाधिकार संसद के सदस्यों को शक्ति रूप में प्राप्त है। पहला कह रहा है कि न्यायालयों के प्रमाण पुरुष तथा गवाहों के रूप में उपस्थिति से छूट, तो ये बिल्कुल सही है, ये संसद के सदस्यों को प्राप्त अधिकार है। दूसरा कह रहा है गिरफ्तारी से स्वतंत्रता, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है संसद अथवा किसी समिति की कही गई किसी बात तथा मतदान के संबंध में किसी न्यायालय में कार्यवाही से छूट, तो ये भी सही है। ये तीनों जो है वो संसद के विशेषाधिकार है और सदस्यों को ये तीनों अधिकार प्राप्त हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 41 कि राज्य के राज्यपाल के संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है। इसमें असत्य कथन पहचानने के लिए बोल रहा है, तो देखते हैं। ऑप्शन ए जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, तो राज्यपाल जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है कि वह राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार पद पर रहता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। तीसरा कह रहा है कि सामान्यतः उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसका जो पूछ रहा है कि इसमें असत्य कौन सा है, तो कोई असत्य नहीं है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन को पहचानिए। तो आइए इसको देखते हैं। पहला कथन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1949 को हुई थी, तो ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी, तो ये कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि वर्तमान इमारत में सर्वोच्च न्यायालय वर्ष 1958 में स्थानांतरित किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय अभी वर्तमान में जहां है वो 1958 से है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है असत्य पहचानने के लिए कह रहा है, तो ऑप्शन ए केवल एक असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43,
राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ये राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। ए, इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। दूसरा ऑप्शन बी कह रहा है कि इसके अध्यक्ष अथवा सदस्य को राज्यपाल कदाचार के आधार पर पदमुक्त कर सकता है, तो ये गलत है। ये कदाचार के आधार पर राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा इसे पदमुक्त किया जा सकता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल तो करता है, लेकिन इसको हटाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। सी कह रहा है कि इसका प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी जो कथन है वो गलत है। नेक्स्ट है 44, निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का विशिष्टता नहीं है? विकेंद्रीकरण का विशिष्टता पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है स्वायत्तता, तो स्वायत्तता जो है वो विकेंद्रीकरण की प्रमुख विशेषता है। बी है लोक सहभागिता, लोक सहभागिता भी विकेंद्रीकरण की विशेषता है। सी कह रहा है कि स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, तो ये जो है वो विकेंद्रीकरण की विशेषता नहीं है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, संसाधन संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है? तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, तो ये बिल्कुल सही है। संसाधनों के संरक्षण के लिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना बिल्कुल आवश्यक है। बी कह रहा है कि संसाधनों एवं मानव के मध्य संतुलन स्थापित करना, तो ये भी बिल्कुल सही है। सी है कि संसाधनों का विकास करना, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48, पृथ्वी पर दिन रात का समय बराबर नहीं होने का कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसी कारण पृथ्वी पर दिन रात का समय बराबर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से किसे समुद्री वर्षावन कहा जाता है? तो ये प्रवाल भित्ति जो है उसे समुद्री वर्षावन कहा जाता है। अगर प्रवाल भित्ति की हम लोग बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ है। ध्यान रखिएगा कि ग्रेट बैरियर रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया, ये भी ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। ये तट भी पूछता है कि किस तट पर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, पूर्णा या पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताप्ती की जो सहायक नदी है एकमात्र। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ताप्ती की एकमात्र सहायक नदी जो है वो पूर्णा नदी है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये ताप्ती की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है 51, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के भाग को उष्णकटिबंध कहा जाता है। 23.5 डिग्री, ध्यान रखिएगा कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उसके बीच का जो भाग है वो उष्णकटिबंध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। बी कह रहा है कि 21 मार्च विश्व वन दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी सही है। सी कह रहा है कि 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो ये भी सही है। डी कह रहा है कि 20 मई जैव विविधता दिवस, तो ये गलत है। जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को, 20 मई को नहीं 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 53, चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि केंद्र में दाब उच्च होता है, तो ये गलत है। चक्रवात में जो केंद्र में दाब होता है वो निम्न दाब होता है, तो ये गलत हो गया। बी कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के अनुरूप होती है, तो ये भी गलत है, ये घड़ी के सुई के विपरीत होती है उत्तरी गोलार्ध में। सी कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के विपरीत होती है, तो ये भी गलत है। दक्षिणी गोलार्ध में जो होता है वो घड़ी की सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त होती है, और उत्तरी गोलार्ध में जो होता है वो वामावर्त। ध्यान रखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त होती है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि अल्प रोजगार, तो ये तो समस्या नहीं है। बी कह रहा है कि मुद्रास्फीति भी समस्या नहीं है। सी जो है ये असंगठित क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय गणना में एक प्रमुख समस्या है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की आय की गणना का कोई भी उपकरण, कोई भी तरीका हमारे पास नहीं है, इसलिए यह जो है भारत की राष्ट्रीय आय गणना में एक समस्या है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली पूछ रहा है, तो ये है पंतनगर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंतनगर जो है वो भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है। भारत में अगर हरित क्रांति की हम लोग बात करें तो इसका प्रारंभ 1966 में किया गया था, और भारत में जो हरित क्रांति के जनक है वो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, और ये जो है भारत में क्रांति लाने की कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर का महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2008, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये जो नेशनल प्लानिंग कमेटी है उसका गठन जो था वो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था, और वर्ष 1938 में यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है 59, यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्ति पर देनी चाहिए व्यक्त किया गया था। जो यह विचार है कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देनी चाहिए, किसके द्वारा यह विचार दिया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। यह विचार जो है अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया था, तो अमर्त्य सेन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अमर्त्य सेन के द्वारा यह विचार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया था? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो आरंभ है वो सितंबर 2014 में किया गया था, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सितंबर 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया था? इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एसपी गुप्ता समिति के द्वारा इंडिया विजन 2020 को तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है 62, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन, ध्यान रखिएगा कि नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है 63, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.98% होने का अनुमान है। अगर वहीं हम बात करें पिछले वर्ष 2022-23 की बात करें तो राजकोषीय घाटा जो था वो जीएसडीपी का 3.47% था, और 2023-24 में 2.98% होने का अनुमान है। अगला प्रश्न है 64, भारत के
आरक्षित विदेशी मुद्रा कोषों में भारी गिरावट 2022 के दौरान आई। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में कुल विदेशी मुद्रा कोष कितनी राशि के थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 562 अरब डॉलर। 562 अरब डॉलर दिसंबर 2022 के अंत तक कुल विदेशी मुद्रा कोष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 21-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पादन जीएसडीपी का स्थिर कीमत पर वृद्धि दर क्या है? तो स्थिर कीमत पर जो वृद्धि दर है वो 11% है। इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये बीपीएससी में पूछा जाता है। अगर वही वर्तमान कीमत पर पूछे तो 15% हो जाएगा। वर्तमान कीमत पर 15% है और स्थिर कीमत पर 11% वृद्धि दर है। अगला प्रश्न है 66। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें एवं कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। ए कह रहा है कि राइबोसोम की खोज, तो राइबोसोम की जो खोज है वो पैलेडे के द्वारा किया गया था, तो ए का 3 हो जाएगा। बी कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो रिचर्ड अल्टमैन के द्वारा किया गया था, तो बी का 4 हो जाएगा। सी कह रहा है कि केंद्रिका की खोज, तो केंद्रिका की जो खोज है वो फेलिक फोंटोन के द्वारा किया गया था, तो सी का जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। डी कह रहा है कि कोशिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन, तो यह स्लाइडन और स्वान के द्वारा किया गया था, तो डी का जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। 3 4 1 2 देखिए कहाँ है, तो ये है 3 4 1 3 4 1 2, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। एक कह रहा है कि खसरा रोग जो है पैरामिक्सो वायरस के द्वारा होता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है पित्त ज्वार जो है ऑर्थोमिक्सो वायरस के द्वारा नहीं होता है, यह होता है अर्बो वायरस। ध्यान रखिएगा कि पित्त ज्वार जो है वो अर्बो वायरस के द्वारा होता है। तीसरा कह रहा है कि हर्पीज रोग जो है वो अर्बो वायरस के द्वारा नहीं होता है, यह हर्पीज वायरस के द्वारा होता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पूछ रहा है कि उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सुमेलित हैं, तो केवल एक युग्म पहला सुमेलित है, खसरा रोग पैरामिक्सो वायरस के द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। निम्न में से किस शैवाल का उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप में भोजन के रूप में होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अम्बलिकस शैवाल जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। वहीं अगर बात करें अलवा शैवाल जो है वो जापान में सलाद के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। वहीं नास्टोक और एनाबीना शैवाल जो है इसका उपयोग, ये दोनों का जो उपयोग है वो कृषि में किया जाता है। अगर वहीं बात करें हम शैवाल की, तो शैवाल जो है वो थैलोफाइटा वर्ग से संबंधित है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। सत्य फल के निर्माण में कौन भाग लेता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अंडाशय जो है वो सत्य फल के निर्माण में भाग लेता है। अगला प्रश्न है 70। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि पौधे की चौड़ाई में वृद्धि एस्बीसिक अम्ल द्वारा होती है, तो ये गलत है। पौधे की चौड़ाई में जो वृद्धि होती है वो एथिलीन, ध्यान रखिएगा कि एथिलीन हार्मोन के द्वारा होती है, और जबकि एस्बीसिक अम्ल जो है वो पौधों की वृद्धि को रोक देता है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। सी कह रहा है कि संघ कार्डेटा के जंतुओं को पूर्ण विकसित मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशुद्ध रक्त। पल्मोनरी जो धमनी है वो अशुद्ध रक्त का वाहन करती है। अगला प्रश्न है 72। कोहनी एवं घुटने की संधि निम्न में से किस अस्थि संधि का उदाहरण है, तो कोहनी और घुटने की जो संधि है वो हिंज संधि का उदाहरण है। हिंज संधि वे संधियां होती है जो अस्थियों को केवल एक दिशा में ही मुड़ सकती है, तो कोहनी और घुटना जो होता है केवल एक ही दिशा में मुड़ सकता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिंज संधि हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, अग्नाशय किस ग्रंथि का उदाहरण है? तो अग्नाशय जो है वो बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों का उदाहरण है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, ऐसे रोग जो लंबे समय तक बने रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिरकालिक रोग जो हैं वो लंबे समय तक बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन है 75, फ्लोएम उत्तक से खाद्य पदार्थों का संचरण पौधों के शरीर में किस दिशा में होता है? तो फ्लोएम उत्तक जो है वो ऊपर से नीचे दोनों ओर होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊपर से नीचे दोनों ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, किस श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से अधिक होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से अधिक होता है। अगला प्रश्न है 77, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो चालक का जो प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, ये भी सही है। चालक के परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ये भी सही है। चालक के तापक्रम पर निर्भर करता है, ये भी सही है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश के अपवर्तन। तारों का जो टिमटिमाना है वो प्रकाश का अपवर्तन है। अगला क्वेश्चन है 79, वायल्स तथा चार्ल्स दोनों नियमों में समान रूप से स्थिर रहता है। वायल्स तथा चार्ल्स के दोनों नियमों में समान रूप से कौन स्थित रहता है? तो गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 80, यदि एक वस्तु का ताप सेंटीग्रेड स्केल पर 40 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया है तो उसी वस्तु का ताप फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, यदि घरेलू परिपथ में 3 प्रतिरोधों क्रमशः 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 ओम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 82, निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्वरण। त्वरण की इकाई जो होती है उसमें समय का 2 बार उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, ध्वनि के चाल का विभिन्न माध्यम में अवरोही क्रम बताना है। तो ध्वनि की जो चाल होती है वो ठोस में सर्वाधिक, उसके बाद से द्रव में और उसके बाद गैस में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठोस, द्रव और तब गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, निम्न में से किस तत्व के धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित होने के लिए उत्तरदायी है? तो धनात्मक किसी तत्व के धनात्मक और ऋणात्मक होने के लिए जो उत्तरदायी होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉनों के कारण ही कोई तत्व धनात्मक या ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है 86, उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश में एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है 87, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिथ्रिन। एलिथ्रिन जो है वो मच्छर भगाने वाले दवाओं में पाई जाती है। अगला प्रश्न है 88, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च दाब पर। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसे शुष्क बर्फ भी कहा जाता है और इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। अगला प्रश्न है 89, सोडियम एसिटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सोडियम एसिटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस CH4 मीथेन गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90,
ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रक्रिया करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसको ध्यान में रखिएगा, ये अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं। अगला प्रश्न है 91, शीतल पेयजल फिज सनसनाहट उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोनिक अम्ल इसमें मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नीला थोथा जो होता है वो CuSO4 × 5H2 होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नीला थोथा को ही कॉपर सल्फेट कहा जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कॉपर सल्फेट इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, ऑक्सीकरण से बचने के लिए आलू के चिप्स को कौन सी गैस से संग्रहित किया जाता है? तो इसमें नाइट्रोजन गैस, आलू के चिप्स में जो चिप्स के पैकेट में होता है वो नाइट्रोजन गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, निम्नलिखित में से कौन सी एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लोरोस्पार। फ्लोरोस्पार जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, यह कैल्शियम का अयस्क है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह कैल्शियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है 95, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ जो बनाया जाता है वो पॉलीएमाइड से बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 96, लोटा विद्रोह का संबंध किस जिले से है? तो लोटा विद्रोह जो है वो मुजफ्फरपुर में वर्ष 1856 ईस्वी में हुआ था। मुजफ्फरपुर में जेल के कैदियों ने लोटा विद्रोह किया था, क्योंकि पीतल के लोटे की जगह उनको मिट्टी का लोटा दिया जाता था, इसलिए मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, गंगा नदी पार करने के क्रम में बाबू कुंवर सिंह को किसने घायल कर दिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। गंगा नदी पार करते समय कुंवर सिंह को जिसने घायल किया था वो डगलस था। डगलस, ध्यान रखिएगा कि वो डगलस, अंग्रेजी सेनापति डगलस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? कथन एक कह रहा है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार के 15 सदस्यों ने भाग लिया था, तो ये गलत है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार से कोई भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। कथन दो कह रहा है कि कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में बिहार के 31 सदस्यों ने भाग लिया था, तो ये बिल्कुल सही है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण समस्या के संबंध में किसने प्रस्ताव पेश किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रजकिशोर प्रसाद ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण समस्या के संबंध में प्रस्ताव पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब घटित हुई थी? तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि बीपीएससी के एग्जाम में डेट पूछा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था, जिसमें 7 छात्रों की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, कोसी महानंदा द्वाब क्षेत्र किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी महानंदा द्वाब जो है वो जूट के लिए प्रसिद्ध द्वाब है, कोसी महानंदा द्वाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, बिहार में स्थित वन्य जीव अभयारण्य के संबंध में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि बरैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य, ये वैशाली में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है। बी कह रहा है कि उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में, ये भी बिल्कुल सही है। सी कह रहा है कि गौतम बुद्ध पक्षी विहार, गौतम बुद्ध पक्षी विहार मुंगेर दिया है, तो ये गलत है। गौतम बुद्ध पक्षी विहार जो है वो गया में है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि बिहार में 1 राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्य जीव अभयारण्य है, तो ये आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण का कुल प्रतिशत योग कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10.32% है। अगर वनावरण की बात करें तो बिहार में 7.84% वनावरण है। वृक्षावरण की बात करें तो ये 2.48% है, तो ये दोनों मिला के 10.32% हो जाता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। पंचायती राज व्यवस्था के तहत बिहार में ग्राम कचहरी का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, पंचायत स्तर पर न्यायिक कार्यों को करना, ये ग्राम कचहरी का मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन है 105। वर्तमान में बिहार में कुल नगर निगम की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 19। वर्तमान में बिहार में नगर निगम जो है वो 19 है। अगर बात करें कि बिहार में कुल नगर निकायों की संख्या कितनी है, तो ये 261। बिहार में कुल नगर निकाय जो है 261 है, जिसमें 19 नगर निगम और 88 नगर परिषद, 88 नगर परिषद और 154 नगर पंचायत है। 154 नगर पंचायत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। बिहार के राज्यपाल भवन राजभवन के वास्तुकार कौन थे? तो ये पूछा है कि बिहार का जो राज्यपाल भवन है उसके वास्तुकार कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोसेफ पी मुनसिंग जो थे वो राज्यपाल भवन के वास्तुकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। निम्नलिखित में से किसे भोजपुरी का शेक्सपियर की संज्ञा दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोजपुरी के जो शेक्सपियर कहा जाता है वो भिखारी ठाकुर। ध्यान रखिएगा कि भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट किस जिले में है? तो ककवारा अल्ट्रा पावर प्रोजेक्ट जो है वो बांका जिले में है। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जो है वो बांका जिले में है। वहीं अगर बात करें कि औरंगाबाद में, तो नबीनगर, ध्यान रखिएगा कि नबीनगर ताप विद्युत संयंत्र जो है वो औरंगाबाद में है और बक्सर में बक्सर ताप विद्युत संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो बिहार की जो दशकीय वृद्धि दर थी वो 25.42% थी। वहीं भारत की जो दशकीय वृद्धि दर थी वो 17.7% थी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 110। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 बार। अब तक 8 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अगर बात करें नीतीश कुमार की, तो ये सबसे पहले 3 मार्च, ध्यान रखिएगा कि 3 मार्च 2000 को पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और 10 मार्च को बहुमत नहीं होने के कारण इनकी सरकार चली गई और इनको अपना पद छोड़ना पड़ा। ये अभी वर्तमान में 8वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आगे 10 क्वेश्चन मैथ के हैं। मैं इसका सिर्फ आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2450। अगला क्वेश्चन है 112। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 365। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। 114 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 13 आएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115। 115 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9। अगला प्रश्न है 116। 116 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 27। अगला प्रश्न है 117। 117 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 49 किलोमीटर पर आवर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 118। 118 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। 119 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 22.1/2 दिन यानी 22.5 दिन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, √2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121। अप्रैल 2023 में इसरो ने किस प्रक्षेपण यान के जरिए TEL-ESO-2 मिशन को लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PSLV C-55 से इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। लंदन की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किससे वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चयनित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोबलिन मोड। गोबलिन मोड जो है उसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस को 78वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इनका संबंध जो है वो त्रिनिदाद, ध्यान रखिएगा कि त्रिनिदाद और टोबैगो से है और टोबैगो से इनका संबंध है। ये त्रिनिदाद और टोबैगो के रहने वाले हैं। और 77वें सत्र, इसको भी ध्यान रखिएगा कि 77वां का पूछे तो वो सब्बा कैरोसिन 77वें सत्र के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, वर्ष 2023 में मनाए गए पृथ्वी दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। और इस वर्ष 2023 में इसकी थीम जो थी इन्वेस्ट इन योर प्लैनेट, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, हाल ही में जारी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि वर्तमान में भारत में बाघों की कुल संख्या 3197 हो गई है, तो ये गलत है। 3197 नहीं, 3167 हो गई है। दूसरा कथन कह रहा है कि 2018 के गणना की तुलना में 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3 दोनों सही हैं। 2 और 3 दोनों सही हैं। अगर बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है वो कब किया गया था, तो वो 1977 में, ध्यान रखिएगा कि 1977 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, जनवरी 2023 में 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, नागपुर में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि इसका आयोजन भारत के 3 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा तथा उड़ीसा में किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है इसका शुभंकर ईभा था, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि इस विश्व कप का खिताब न्यूजीलैंड ने स्पेन को हराकर जीता, तो ये गलत है। न्यूजीलैंड ने स्पेन को हराकर नहीं जीता, स्पेन ने कोलंबिया को हराकर इसका खिताब जीता। स्पेन ने कोलंबिया को हराकर इसका खिताब जीता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल तीसरा जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, हाल ही में विजडन क्रिकेटर अल्मानेक द्वारा किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये सूर्य कुमार यादव को सम्मानित किया गया। इसका करेक्ट आंसर सूर्य कुमार यादव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, बर्लिन जर्मनी में आयोजित विशेष ओलंपिक यात्रा में किस भारतीय अभिनेता को भारतीय दल का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो ये आयुष्मान खुराना को चुना गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना। अगला प्रश्न है 130, मई 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका जो आयोजन था वो स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखिएगा कि मई 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का जो आयोजन है वो स्विट्जरलैंड में किया गया और इसका जो आयोजन करता था वो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है 131, 25 अप्रैल 2023 से देश की पहली जल आधारित मेट्रो सेवा का प्रचालन कहाँ शुरू किया गया है। तो ये केरल में पहली जल आधारित मेट्रो सेवा जो है वो केरल में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है 132, निम्नलिखित में से किस देश ने ओफेक 13 नामक खुफिया उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओफेक खुफिया जो है वो इजराइल का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, 1 जनवरी 2023 को भारत ने 1 वर्ष के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वासेनार अरेंजमेंट। वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता भारत ने ग्रहण की है। अगर बात करें वासेनार अरेंजमेंट की तो इसकी जो स्थापना है वो 1996 वर्ष 1996 में नीदरलैंड के वासेनार में किया गया था। ध्यान रखिएगा कि नीदरलैंड के वासेनार में किया गया था और इसमें टोटल 42 सदस्य देश हैं और इसका जो उद्देश्य है उग्रवादी नियंत्रण व्यवस्था है। इसको उग्रवादों को नियंत्रण करने के लिए वासेनार अरेंजमेंट की स्थापना की गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, नेत्रहीनों के लिए आयोजित तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि यह भारतीय क्रिकेट टीम बांग्लादेश को हराकर यह टूर्नामेंट जीता है, तो ये बिल्कुल सही है। भारत ने लगातार तीसरी बार यह खिताब जीता है। बी कह रहा है कि भारत ने इस टूर्नामेंट की मेजबानी की, तो ये भी बिल्कुल सही है। सी कह रहा है कि नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन है 135, हाल ही में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है। तो ये आयशा मलिक बनी है। इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आयशा मलिक जो है वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। यह सूचकांक जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है, तो यह बिल्कुल सही है। बी कह रहा है कि इसमें प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ है, तो ये गलत है। इसमें प्रथम 3 स्थान जो है वो रिक्त है, वो खाली है, कोई नहीं है प्रथम 3 स्थान पर है। जबकि चौथे स्थान पर डेनमार्क है। इसको ध्यान में रखिएगा कि चौथे स्थान पर जो है वो डेनमार्क है और भारत जो है वो 8वें स्थान पर है। 8वें स्थान पर भारत है और सबसे अंतिम 63वें स्थान पर ईरान है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। सी कह रहा है कि भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। इसलिए इसका पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा निम्नलिखित में से किसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शशिकला पांडे और गंगा जोशी दोनों को राष्ट्रपति द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर बात करें शशिकला पांडे और गंगा जोशी, तो ये दोनों जो है वो उत्तराखंड की नर्स हैं और इन दोनों को ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वित्तीय साक्षरता के लिए निवेशक दीदी पहल की शुरुआत किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा निवेशक दीदी पहल की शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है 139, फरवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ दस्तलिक 2023 युद्धाभ्यास का आयोजन किया। तो यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच का अभ्यास है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान हो जाएगा और इसका जो आयोजन था वो उत्तराखंड में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, 21 से 23 जून 2023 तक श्रम 20 L20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना। इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि श्रम 20 या L20 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो पटना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, बिहार में जाति आधारित गणना की शुरुआत किस तिथि को की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 जनवरी 2023। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, तिथि एग्जाम में पूछा जाता है और खासकर BPSC के एग्जाम में तो जरूर ही पूछा जाता है। तो ये 7 जनवरी 2023 से जो जाति आधारित जनगणना है बिहार में उसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रज्वला चैलेंज योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रज्वला चैलेंज योजना की शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है 143, किस राज्य सरकार ने भूकंप की रोकथाम के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा की है। भूकंप क्लिनिक खोलने की जो घोषणा है वो बिहार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बिहार के किस स्थान को विकास के लिए चुना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गया और नालंदा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी, गया और नालंदा को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत हायरिंग मोबाइल ऐप जारी किया गया है। हायरिंग मोबाइल ऐप जारी किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार के द्वारा जारी किया गया है।
अगला क्वेश्चन है 146। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में गरुड़ों की संख्या के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो ये गरुड़ों की संख्या में बिहार देश में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। हाल ही में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये तमिलनाडु। इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, तमिलनाडु जो है वो स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है 148। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का जो आयोजन है वो हरियाणा में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। नवंबर 2022 में मनरेगा में सुधार के लिए एक पैनल गठित किया गया जिसके प्रमुख कौन है? तो ये अमरजीत सिन्हा इसके प्रमुख बनाए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है 150। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये फरीदाबाद में। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फरीदाबाद में भारत का पहला जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। साथियों, यहाँ हमारा 150 जो क्वेश्चन है इडोटेरिया का पहले सेट का वो कंप्लीट हुआ। अगर इससे आपको ज़रा सा भी थोड़ा सा भी लाभ हुआ है या आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को, हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।